जो चैप्टर अभी क्लास में चल रहा है उसका क्लास नोट्स डेली बेसिस पे लेक्चर 1 से लास्ट लेक्चर तक रिवीजन है ना। कैसे रिवीजन? लेक्चर 1 टू लास्ट लेक्चर, बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है। उसी जो लेक्चर्स हुए उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी का थ्योरी, मॉड्यूल का थ्योरी, है ना, इन दोनों का थ्योरी प्लस क्वेश्चन। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल में ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ये टॉपिक पढ़ाई हो गई है और उसी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है एक्सरसाइज 1 2 3 कहीं भी ढूंढना पड़े ढूंढो, सारे एक्सरसाइज का करो, है ना। एंड देन फिर इसका कुछ डीपीपी अगर मैं देता हूँ, है ना, कुछ टेस्ट लेते हैं उसके क्वेश्चंस, वो सब तो प्रिपरेशन का पार्ट है ना, कि तुम टेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। एंड देन तुम चाहो तो अभी फिलहाल के लिए एन अवस्थी, आरसी मुखर्जी, अब ये बुक कैसे यूज करेंगे? जो टॉपिक पढ़ाई हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मिल जाए करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? और ये सब जब खत्म हो जाता है ना तब मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू करेंगे। दो ही पीवाईक्यू, जेई मेंस एंड एडवांस। मतलब ये फिर हो गया कि नहीं पूरा आइनिक खत्म हो गया तब हमने ये दोनों बुक शुरू किया। बहुत बार तो ऐसा होता है बच्चे, जेई मेंस में बहुत सारे सवाल हैं और अभी जेई मेंस का ऐसा बुक आता है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, नहीं आता है क्या? मैंने बोला है। तो अगर मान लो कहीं एसिड बेस पढ़ाई हो गया, जेई मेंस में दिख रहा है एसिड बेस के क्वेश्चन, कर लो ना, क्या जरूरत है इसको लास्ट में करने का। मान लो अगर जेई एडवांस का भी अगर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, पीएच पे क्वेश्चन दिख गया कि 20 क्वेश्चन है पीएच पे, और आज तुम पीएच पढ़ के जा रहे हो, तो तुम हर जगह से क्वेश्चन ढूंढते हो ना कि कहाँ मिलेगा मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो कर सकते हैं ना। क्लियर है? बार बार बोल रहा हूँ कि इसीलिए हमारे पास बहुत स्टैंडर्ड बुक्स होने चाहिए और ज्यादातर बुक्स होने चाहिए चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। इससे क्या फायदा होगा? जिस दिन जो पढ़ के गए उस दिन थ्योरी तो पढ़े, उसी का थ्योरी तुमने 2 मॉड्यूल से भी पढ़ा एनसीईआरटी सबका, लेकिन उसी टॉपिक का क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाता है तो आधे घंटे 1 घंटे उसमें देंगे ना, कितना ही मजा आ जाएगा बताओ। यार सब हो गया एकदम अच्छे से, तैयारी हो गई, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब मान लो केमिकल बॉन्डिंग है, तो उसका अभी क्या करना है, मैं कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व करने, पहले मॉड्यूल थ्योरी तो तुम पढ़ोगे ही, मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ो, मॉड्यूल एनसीईआरटी का थ्योरी एग्जाम्पलर, मतलब इन दोनों का थ्योरी क्वेश्चन। इसमें भी क्लास नोट्स तो एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्लास नोट्स। इसमें मैं एक्स्ट्रा बुक के लिए भी मना कर रहा हूँ, पहले मॉड्यूल कर लिया, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, इन सब का थ्योरी, इन तीनों जगह से थ्योरी, तीनों जगह से क्वेश्चन। उसके बाद पहले मैं बोलूंगा कि जेई मेंस कर, जेई एडवांस कर, पीवाईक्यू, एंड तब मौका मिल जाए तो हो सकता है मैं वीके जायसवाल कर दूं क्योंकि इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। मौका मिला तो, लग रहा नहीं अभी भी सर बॉन्डिंग में सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, लगाओ ना फिर इसके क्वेश्चन। लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे तो ये सब था ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आयनिक चल रहा है उस समय हमारे पास टाइम है, तो हम चैप्टर करने के साथ साथ, ये सब करने के साथ साथ हम ये बुक्स भी ट्राई मार सकते हैं, सब ट्राई मार सकते हैं डेली बेसिस पे। सिर्फ वही करना है, वही टॉपिक करना है जो ऑलरेडी हो गया है ना। किसी दिन बफर में पढ़ा दिया और बफर के तुमको इन सब जगह से 20-25 क्वेश्चन मिल रहा है, इन सब जगह से 50 क्वेश्चन मिल रहा है, बिना हर जगह से सॉल्व किए मानो मत, फिर रुको ही नहीं, तो हर जगह से बफर सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर है? हर जगह से बफर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखो। अभी जो चैप्टर्स खत्म हुए हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रखे हो और उसमें बैकलॉग्स है, तो सिर्फ इतना करो, स्टैंडर्ड बुक मत करो अभी, ठीक है। अभी मैं आइनिक इस तरह से ग्रूम करना चाह रहा हूँ तुम्हारा कि तुम्हें लगे कि 11 में चैप्टर अगर कोई पढ़ा है ना तो आइनिक पढ़ा है, उस लेवल पे मजा आ जाएगा अगर तुम गाइडेंस फॉलो करते हो। समझ गए? और गाइडेंस 100% फॉलो कीजिए, यही रिक्वेस्ट है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक पीएच कैलकुलेशन में जो जो किया था उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और दोनों का मिक्सचर, तो फोर्थ में आ जाते हैं वीक एसिड। वीक एसिड का पीएच का वर्किंग स्टेप क्या होगा? देखो एक चीज समझो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करता था उसका अल्फा पहले से हमें क्या पता होता था, है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा पहले से 1 होता था और के ए इनफाइनाइट होता था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अच्छी बात क्या थी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था उससे डायरेक्टली H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ जाता था, याद है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू एन फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मजेदार बात क्या है पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मोलैरिटी पता है तो तुरंत हमें H प्लस मिल जाता था। जैसे याद करो 0.05 मोलर H2SO4 है, तो H प्लस कितना आ जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलैरिटी है और उसका एन फैक्टर। व्हाट इज द H प्लस? 0.01, सॉरी 0.1 मोलर। मजेदार बात कितना सही था बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अगर हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता था। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता था। लेकिन जस्ट थिंक, अगर वीक एसिड है तो हमें पता है कि क्वेश्चन में इसका अल्फा 0 से 1 के बीच में होगा, इसका के ए भी इनफाइनाइट तो नहीं होगा, के इनफैक्ट इसका बहुत कम होगा, 10⁻⁻⁴ -5 ऐसे चलता है वीक एसिड। तो कभी भी अगर वीक एसिड का पीएच निकालने बोलेगा तो सिर्फ वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं बनेगा, हमें पीएच निकालना है तो हमें H प्लस चाहिए। और H प्लस हमें तब मिलेगा वीक एसिड के केस में जब वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ इन दोनों में कोई एक बात तो दिया होना चाहिए कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, या उसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl, कितना सिंपल सवाल है। डायरेक्ट हमने देखो यहाँ कुछ दिया वीक एसिड के बारे में, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, और कुछ दिया है क्या? अल्फा दिया है? नहीं, हमें पता है ऑलरेडी, इनफैक्ट दिया ही है अल्फा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और के गिवन है क्या? के ए गिवन है, HCl का क्या जरूरत ही नहीं है, के डिफाइंड ही नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड में, या 10⁻10 होगा। तो यहाँ पीएच लिखने के लिए हमें कितना ही टाइम लगा बताओ, H प्लस तुरंत लिख दिया 0.1 और पीएच लिख दिया 1। लेकिन अगर तुमसे पूछता है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl, तो ये क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट है, इस क्वेश्चन में डेटा इनसफिशिएंट। ये क्वेश्चन तब बनेगा जब यहाँ पे या तो अल्फा गिवन हो या के ए गिवन, दोनों में से कोई एक तो चाहिए। मतलब along with the molarity we need alpha, molarity and alpha, और we need molarity and k, तभी जाके। और बड़ा मजेदार बात क्या है पता है, जहां भी तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड रखा है सॉल्यूशन में तुम क्या बोल सकते हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? ध्यान रखना, तुमने पानी में, प्योर वाटर में जब HCl डाला, मान लो तुमने ए मोल डाल दिया, कितना डाल दिया HCl? ए मोल। कहाँ डाल दिया? पानी में। प्योर वाटर में क्या डाल दिया? ए मोल HCl डाल दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? V। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? जस्ट आफ्टर मिक्सिंग HCl का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा A/V, वही दिया हुआ है C। जो ये C है ना बच्चे, वो इनिशियल, कभी भी अगर वीक एसिड का मोलैरिटी दिया हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो मानना कि वो इनिशियल मोलैरिटी है जस्ट आफ्टर मिक्सिंग। मतलब ये मोलैरिटी है बिकॉज ऑफ ब्लू डॉट, आयोनाइज हुआ ही नहीं अभी तक। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मेंशन है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलैरिटी मेंशन है, तो मानना कि वो इनिशियल है जस्ट आफ्टर मिक्सिंग, जस्ट आफ्टर, मतलब ब्लू डॉट आ गया पूरे कंटेनर में। अब 10-15 मिनट के बाद ये डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा HCl गिव्स क्या? H प्लस एंड
Cn माइनस टी इक्वल टू 0 पे कितना था ये Ca 0 0, फिर एट इक्विलिब्रियम कितना लिखोगे ऑसवाल्ड याद करो। तो अगर क्वेश्चन में अल्फा दिया होता, मान लो मैं बोलता कि अल्फा 1%, तब शायद जल्दी बन जाता आपसे। अब बताओ इक्विलिब्रियम पर इस कंटेनर में H प्लस कितना सी अल्फा, सी तो इनिशियल है लेकिन आपको पता है कि जो इनिशियली डाला है HCN वो डिसोसिएट भी होगा, तो C पता चल गया हमें 10⁻⁻1 अल्फा 10⁻⁻2 कितना हो गया 10⁻⁻3 pH हो जाएगा 3। वीक एसिड या वीक बेस के केस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से pH नहीं निकलेगा। वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से pH निकलेगा बताओ? नहीं निकलेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से pH नहीं निकलेगा। आपको क्या क्या चाहिए? समझ में आ रहा है? और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से काम हो जाएगा। तो किसी भी वीक एसिड का पीएच पूछा जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलैरिटी है वो इनिशियल मोलैरिटी है जस्ट आफ्टर मिक्सिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिखना शुरू करो। लेक्चर 8 दो हेडिंग, क्योंकि यहाँ से रिवीजन शुरू होगा आपका। देखिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। कैलकुलेट pH of 0.01 molar formic acid, Ka given है 10⁻⁻4। चलो ट्राई करो। अब फिर से ये 0.01 मोलर क्या मानना है हमें? जस्ट बिफोर आफ्टर मिक्सिंग है ना, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले जिस भी कंटेनर में फॉर्मिक एसिड है तुरंत आपको लिखना पड़ेगा T इक्वल टू 0 पे C 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखते हैं? लेट अल्फा बी द DOD, C अल्फा C अल्फा C अल्फा। K कितना लिख दोगे? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, दिस इनटू दिस बाय, तो C कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन वाला याद करो, अगर Ka बाई C करते हैं तो 10⁻⁻2 आता है, तो अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है ना। हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया बच्चे? 10⁻⁻1, अल्फा 10⁻⁻1। अब H प्लस आ जाएगा, H प्लस हो गया C अल्फा 10⁻⁻2 10⁻⁻1, कितना? फिर से pH कितना आ गया? एजम्पशन क्यों लिया? अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता, अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता। आ रहा है समझ में? यहाँ एजम्पशन लेने से काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखो फटाफट लिखो, सॉल्यूशन लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डन, आगे बात करें, ठीक है। इसी में अगर मान लो मैंने बोल दिया 10⁻⁻6 मोलर
एसिटिक एसिड, और Ka दिया हुआ है 10⁻⁵। बताओ। ट्राई करो। pH ऑफ 10⁻⁶ मोलर एसिटिक एसिड Ka गिवन है। फिर से ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही ध्यान रखा जाए, ठीक है। Ka फिर से C⁴² 1 - अल्फा, है ना। यहाँ पे 10⁻⁵ C इधर डिवाइड कर दो 10⁻⁶ अल्फा² 1 - अल्फा, 10 इज इक्वल टू अल्फा² 1 - अल्फा। यहाँ एजम्पशन नहीं ले सकते, K/C लेस देन इक्वल टू 10⁻² नहीं। तो जैसा भी बताया उसने, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा² प्लस 10 अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं बताऊं, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0.98 मान लो, 1 मत मानो एग्जैक्टली। 1 मानेंगे तो 11 - 10, इधर 1 बचेगा, इधर 0। अगर मान लो अल्फा 1 मान लेते हैं तो ये वाला पार्ट किया है ना, तो हम अल्फा अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, 0.98 0.99। तो अब H प्लस नेट कितना लिख दोगे, C अल्फा। C कितना है 10⁻⁶, और ये 1 नहीं। और आपको पता है कि वेरी डाइल्यूटेड अगर है तो 100% आयोनाइज्ड है। वेरी डाइल्यूटेड है तो 100% आयोनाइज्ड है। तो 100% आयोनाइज्ड है तो पीएच फिर बोल दो अराउंड 6 के आसपास। जो भी एसिडिक एसिड का मोलैरिटी वो 100% डिसोसिएटेड है। और 10⁻⁶ मोलर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁶ मोलर है, मैंने यहाँ तक बोला है वाटर का H प्लस को इग्नोर करो, इस केस तक बोला है ना वाटर का H प्लस को इग्नोर करो। क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा, समझ में आ रहा है। वही बोल रहा हूँ, किया हुआ है। अल्फा लगभग 0.98, वो वाला कब कराया था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन में, कि अगर डाइल्यूटेड नहीं है तो अल्फा क्या है और हाईली डाइल्यूटेड है तो अल्फा क्या है। वहां पे वो सेपरेशन समझने के लिए न्यूमेरिकल कराया था। यहाँ पे हम पीएच निकाल रहे हैं। हाईली डाइल्यूटेड वीक एसिड का पीएच नहीं, पीएच बोल रहा हूँ। हाईली डाइल्यूटेड वीक एसिड का अल्फा क्लोज टू 1 है, तो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है डायरेक्टली वही H प्लस आ जाएगा अगर वो मोनोबेसिक एसिड है तो। अगर वो मोनोबेसिक एसिड है तो, समझ में आ रहा है पक्का। आगे बढ़े। अभी ज्यादातर मैं वीक एसिड का पीएच निकालने का बात कर रहा हूं, है ना। केसेस चल रहे हैं, समझ गए क्या क्या केसेस अभी तक हो गए। फिर से रिपीट करो, केस 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, और केस 1 में ही स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर भी रख दे, तो केस 1 ही है। केस 2 और दोनों इधर ही रख दे, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर भी, है ना। केस 3 स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसके फिर फर्दर 3 केस थे, याद है नहीं, बराबर है। और अभी केस 4 चल रहा है, वीक एसिड। मैं बताऊं, इन सब में कहीं भी हमें अल्फा और आयनिक कांस्टेंट का जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ अल्फा चाहिए, या अल्फा के चाहिए, या फिर सी और के चाहिए। 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब जरूर नहीं है कि 3-4 एक साथ मिल जाए। सी अल्फा तो भी हो जाएगा, अल्फा और के तो भी हो जाएगा, और सी और के है तो भी हो जाएगा। मतलब वर्किंग स्टेप सोचो थोड़ा कि वीक एसिड के लिए क्या सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड सफिशिएंट है, इस जगह पे तो था। अगर हाईली डाइल्यूटेड है तो वो उसका यूज नहीं भी करते तो भी हो जाता। ऑल्दो मैंने प्रूफ करके दिखाया यहाँ पे कि देखो अल्फा 1 के आसपास आ रहा है, नहीं
तो मैं बताऊं, इससे जो मिलता जुलता केस है ना, केस 5, वो बड़ा आसान है, वीक बेस, वही कर ले पहले, फिर हम लोग केस 5 के लिए क्या वो OH- हाँ बिल्कुल, केस 5 में हम क्या बोल सकते हैं, वीक बेस। तो अगेन फिर से वीक बेस के लिए हमें क्या क्या दिया होना चाहिए ताकि सवाल बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस अल्फा, CKB या फिर अल्फा, या सी के बी, या फिर अल्फा एन। हमें ये तीन चीज तो चाहिए, तीन में से कोई एक चाहिए, बन जाएगा सवाल। तो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एकदम बेसिक क्वेश्चन। क्या लगता है कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है या नहीं है? मिसिंग है? तो चलो अल्फा पहले 1% दे के सॉल्व करते हैं। चलो अल्फा दे दिया। देखो ये जो फ्लो चार्ट चल रहा है ना यहाँ पे, उससे आपको याद करने में या क्वेश्चन के तह तक पहुंचने में हेल्प होगा। क्वेश्चन पढ़े और डिसाइड कर लिए, अरे ये तो वीक एसिड का सिर्फ सवाल है, तो दिमाग में उसकी वर्किंग चलने लगेगी ना। क्वेश्चन पढ़ के अगर तूने डिसाइड कर लिया, अरे ये तो वीक एसिड का सवाल है, वीक बेस का सवाल है, अरे ये तो एसिड बेस का सवाल है, तो आपको आयनिक में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना पड़ता है। पता चला तू डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, बफर का सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा तो नहीं रहेगा ना बफर है। लिखा रहा तो बेस्ट है, लेकिन लिखा नहीं है तो समझना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन पढ़ के वहां पहुंचना जरूरी है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के कोई भी पहुंच सकता है वहां तक, अरे वीक बेस है, क्योंकि हम वीक बेस का नाम जानते हैं। चलो वीक बेस नहीं जानते, स्ट्रॉन्ग बेस तो रटे हुए हैं, 6 ही है, उसको छोड़ के सारे वीक है। और वीक बेस समझने के लिए एक और हिंट तो है, अल्फा दिया हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा दिया रहता है, हिंट तो एक और है ना, इतना कम है तो वीक ही होगा। अच्छा दूसरा, ये मोलैरिटी कौन सा मानना है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो अनडिसोसिएटेड ब्लू डॉट मानना है, और वो डिसोसिएट होकर रेड एंड ग्रीन भी बनाएगा। तो हम उतना सॉल्यूशन को नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, अमोनियम आयन OH माइनस आयन, सेम प्रोसेस है, C00 एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो OH माइनस डायरेक्टली लिख देता हूँ, C इंटू अल्फा, 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3, तो POH लिख दो 3, pH लिख दो 11। देखा, ब्लू डॉट से जो ग्रीन डॉट बनेगा या रेड डॉट बनेगा वो C अल्फा होगा। पता है इक्विलिब्रियम पर ब्लू डॉट भी बहुत सारे बचे पड़े, पहले ब्लू डॉट सॉल्यूशन का पार्ट था पूरा होमोजेनियस। ये पार्शियली सोलुबल वगैरह का केएसपी वगैरह का कंसेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पे, यहाँ ब्लू डॉट पूरा सॉल्यूशन का पार्ट है। जो भी तूने 5-10 ग्राम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, वो पूरा इंडिविजुअली ब्लू डॉट के फॉर्म में घूम रहा है, समझ गए। 5-10 मिनट के बाद ब्लू डॉट थोड़े कम हो जाएंगे और थोड़ा उसके जगह पे ग्रीन और रेड डॉट आ जाएगा, और रेड डॉट कितना आएगा, C अल्फा, है ना। इजी है, देख लो कितना इजी चल रहा है वर्किंग। और अगर तुमने वीक एसिड समझ लिया तो वीक बेस तो और आसान हो गया। अगर इसी में पूछो कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, के बी गिवन है 10⁻⁻5। चलो अब के बी दे दिया मैंने, फिर से 11 आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ पे जो वही है, यहाँ पे अल्फा तो गिवन नहीं है, तो अल्फा पहले निकालना पड़ेगा। के बी कितना लिख दोगे, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, राइट। यही सेम चलेगा, समझ रहे हैं ना, पक्का। यहाँ पे एजम्पशन वैलिड होगा, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब यहाँ पे कितना लिख देंगे, के बी अप्रोक्सीमेटली C अल्फा, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा अंडर रूट के बी बाई सी, और ये हो गया 10⁻⁻5 बाई 10⁻⁻1 10⁻⁻2। अब यहाँ से फिर से OH माइनस कितना निकाल दोगे, C अल्फा 10⁻³ POH 3 pH
सेम क्वेश्चन था ना, कभी सी अल्फा दिया था तो भी आर बन रहा था, और सी और के बी दिया है तो भी बन रहा है। इजी है, पक्का? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट Ka of B, Ka of 0.1 molar HCN if pH of aqueous solution of it is 10 raised to is 3। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया, अभी तक पीएच निकाल रहे थे, अभी पीएच दिया हुआ है और कुछ और निकालने के बारे में बात हो रहा है। आयनेशन कांस्टेंट, यहाँ पे दोनों चीज बोल सकते थे। कैलकुलेट अल्फा एंड के ए, अल्फा एंड के ए ऑफ, दोनों क्वेश्चन कर लो। कैलकुलेट अल्फा एंड के ए ऑफ 0.1 मोलर HCN। Calculate alpha and Ka of 0.1 molar HCN if pH of aqueous solution of it is 3। मतलब देखो क्वेश्चन देखा जाए तो जो अभी किया है वही है, बस थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। ये क्या आवाज आती है? हम दोनों के फोन में से किसका होता है? देखो उसको सही कर लो। कोई दिक्कत चल रही है फोन में? नहीं सर, वो बीच में आते रहता है। क्यों? सॉल्व करके देखो। देखो वीक एसिड का सॉल्यूशन है, पीएच गिवन है, आना चाहिए बिल्कुल। मुझे बताओ, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर तो इनिशियल है बच्चे। ये 0.1 मोलर क्या है? जस्ट ये जब भी दिया रहे कुछ मेंशन नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है कि 0.1 मोलर। क्या बोल रहे? कैलकुलेट अल्फा एंड के ए ऑफ 0.1 मोलर HCl। मतलब जब तुमने HCl सॉल्यूशन बनाया था उस समय मोलैरिटी कितनी थी? जैसे ही मिला, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग। लेकिन जब सॉल्यूशन थोड़े समय के बाद जब इक्विलिब्रियम पे आ गया, एट इक्विलिब्रियम, उस समय यहाँ पे HCN भी है, H प्लस भी है और Cl माइनस भी है। जस्ट आफ्टर मिक्सिंग 0.1 है, ये 0.1 इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ऐसा कहीं मेंशन है कि HCN 0.1 मोलर एट इक्विलिब्रियम? तुमने जब सॉल्यूशन बनाया तुमने तो HCN डाला था, तो जैसे ही तुमने HCN डाला उस समय तुमको HCN की मोलरिटी पता चल गई 0.1। तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? t इक्वल टू 0 पे C है, 0 0 है, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा लिख दोगे। लिख दिया। अब यहां पे बताओ कि इस पूरे केसेस में हमें H प्लस पहले से पता है, इसका पीएच कितना है? 3 है, तो यहाँ H प्लस कितना है? 10⁻³ तो हमें H प्लस कितना दिख रहा है इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन से? C अल्फा के बराबर। और H प्लस एक्चुअल में सॉल्यूशन का क्या है? 10⁻³ तो इक्वेट कर दो, 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा, क्योंकि इनिशियल कितना दिया हुआ? 0.1, तो अल्फा कितना आ गया? 10⁻²। अल्फा आ गया। अब के ए के लिए क्या करेंगे? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो 0.1 के रिस्पेक्ट में 0.01 तो नेग्लेक्ट करना ही चाहिए, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, सी अल्फा स्क्वायर हो गया। अभी तो हमें अल्फा पता है, तो 0.1 माइनस 0.01 को 1 लिख देंगे। अभी तो वो एजम्पशन लगाने का भी जरूरत नहीं, हमको पता है अल्फा कितना आ रहा है, 0.99.1 तो 1 लिख सकते कि नहीं? तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻² कितना हो गया? 7 कैसे आ रहा था? समझे ना, एकदम बेसिक एजम्पशन लेना भी नहीं है यहाँ पे। एजम्पशन ऐसा नहीं कि नहीं लिया हमने, लेकिन वो वाला एजम्पशन जो Ka/C 10⁻² आता था, हमें तो Ka पता ही नहीं है ना, तो Ka/C तो आएगा ही नहीं, वो वाला एजम्पशन नहीं लगना है। नहीं सर, तो भी नीचे अगर हमने 0.99 भी ले लिया तो 10⁻⁷ तो नहीं आएगा ना? हाँ वही बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ किया है, वो देखना पड़ेगा कैलकुलेशन में ही कुछ। हाँ जी ठीक है, उसको एनालाइज करो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई भी वीके एसिड का सवाल आएगा ना बच्चे, ऐसे चुटकी में बन जाना, इन ब्लिंक बन जाना है, कुछ नहीं है। बेकार का दिखता है डरावना, लेकिन बनना बन रहा तुरंत है।
समझ गए? सर और मतलब यहाँ अल्फा भी मतलब बहुत कम है, तो हम अजम्पशन मान भी सकते हैं ना? अल्फा तो पहले निकाल लिया हमने, हाँ, फिर कम है तो हम अजम्पशन मान सकते हैं ना कि 1 माइनस अल्फा 1 ले सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उस डायरेक्शन में नहीं गया कि के बाई सी निकाल रहा हूँ, के बाई सी निकाल रहा हूँ, उस डायरेक्शन में नहीं गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो। एक डायरेक्शन था ना कि पहले के ए और सी दोनों दिया रहता था, तब 1 माइनस अल्फा को 1 मानते थे। अगर के ए बाई सी 10⁻² से कम आता है, बराबर भी आता है तो भी, यहाँ पे तो हमको अल्फा डायरेक्ट मिल गया, तो 1 माइनस अल्फा 1 लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस का केस में और क्वेश्चंस थ्योरी में नहीं लेते, प्रैक्टिस में करेंगे। थ्योरी में क्वेश्चंस और नहीं लेते, काफी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। केस शायद कौन सा हो जाएगा? केस 6 पक्का। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड साथ में देखते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, पता है इसके लिए भी हमने बेस तैयार कर लिया है, कॉमन एन इफेक्ट। इसके लिए बेस पहले से तैयार है। ये तो H प्लस नहीं के बराबर देगा, H प्लस कितना देगा अप्रोक्सीमेटली सी अल्फा, और ये C1 अल्फा 1 मान लो, ये H प्लस कितना देगा C2। मतलब तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि प्योर वाटर में अगर मैंने एट ए सेम टाइम HCN भी डाल दिया और HCl भी डाल दिया, अब यहां जब सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन सच दैट HCN इक्विलिब्रियम पे भी आ चुका है, सडनली तुमने ये दोनों डाला था, मान लो ये A मोल डाला, ये B मोल डाला, ठीक है, वॉल्यूम क्या है V, दोनों का मिक्सिंग के बाद जस्ट आफ्टर मिक्सिंग HCN कितना होगा A/V, उसको बोल देते हैं C1। जस्ट आफ्टर मिक्सिंग HCl कितना होगा B/V, उसको बोल देते हैं C2। अब ये हो गया, अब इसको छोड़ दिए 2-4 मिनट के लिए, तो HCl तो अपना इक्विलिब्रियम नहीं लाएगा ना, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो विद इन नो टाइम 100% क्या होगा, लेकिन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCN अपना इक्विलिब्रियम लाएगा। तो बोल रहा है कि सॉल्यूशन सच दैट इक्विलिब्रियम आ चुका है, उस केस में पीएच क्या है, क्वेश्चन ये, मतलब पहले जैसे मिक्स किया उसी समय पीएच नहीं पूछ रहा है, जैसे मिक्स किया उसी समय पीएच नहीं पूछ रहा है, मिक्स करने के बाद जब वीक एसिड थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ उसके बाद पीएच पूछ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? वीक एसिड का तुम्हें दिया रहेगा ना, वीक एसिड का तुम्हें क्या क्या दिया रहेगा, C1 और Ka दिया रहेगा, इसका सिर्फ C2 दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्वेश्चन कॉमन एन इफेक्ट में पढ़ रखा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड इन 0.1 मोलर HCl Ka फॉर्मिक एसिड का 10⁻⁵। अब देखो, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग A/V और B/V क्वेश्चन में गिवन है, अब बोल रहा है जब ये वीक वाला डिसोसिएट वगैरह होके इक्विलिब्रियम पे आया होगा तब जाके आप पीएच बताओ। प्रोसीड करो, देखे कैसे करते हो, चलो अपना दिमाग लगाओ। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में पड़ा हुआ है? क्या ये केस इससे पहले वाले केसेस से मैच करते हैं? इससे पहले वाले कभी भी केसेस में ये डिस्कशन नहीं हुआ है। नहीं, बट बन तो जाएगा सर। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अभी तक क्या था, सिर्फ एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी थे मतलब कॉमन एन में ही बात पढ़ा है, लेकिन अभी वर्किंग स्टेप्स के हिसाब से सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी। कॉमन आयन का क्वेश्चन तो है, लेकिन केसेस में कहाँ लाई करता है? नहीं, हाँ, वीक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, कॉमन आयन में तो करा ही दिया है, और यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस से चलो, है ना। जैसे मैंने अगर यही क्वेश्चन को ऐसे देता, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड और के गिवन है, अब यहाँ पे प्योर कुछ नहीं मेंशन है, मतलब प्योर एसिड प्योर वाटर में पूछ रहा है, कॉमन एन में दोनों क्वेश्चन कराया है,
अगर ये क्वेश्चन देता तो आप प्रोसेस करके देख लेना, अल्फा यहाँ 1% आता 10⁻², H प्लस सी अल्फा 10⁻³ आता, pH 3 आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी नेट H प्लस वो फॉर्मिक है ना, सी अल्फा प्लस H प्लस जो वाटर का है वो तो इग्नोर ही कर रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हैं, H प्लस, वाटर का भी इग्नोर करते हैं। इस केस में जो फॉर्मिक एसिड है, देखो विद इन नो टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या है, ये C है, 0 0 है। एट इक्विलिब्रियम क्या है, ये 0 0 मत बोलो, ये पहले से कितना है 0.1, या फिर चलो इसको C1 ले लेते हैं, इसको पहले से कितना ले लेते हैं C2। अब इसको डिसोसिएट करना शुरू करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस समय बताया था कि उसी रिएक्शन को बैकवर्ड मत करो, ये कॉमन आयन इफेक्ट में समझाया था कि ऐसा नहीं कि वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के फिर बैक करके सॉल्व कर रहे हैं। एकदम फ्रेश क्वेश्चन लेना है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में पड़ा हुआ है, अब वीक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, तो वीक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में पड़ा हुआ है तो पहले से H प्लस है, अब C1 माइनस C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C2 प्लस C1 अल्फा। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एजम्पशन था कि बिलियंस ऑफ फॉर्मिक एसिड में कॉमन आयन की वजह से 2-4 ही ब्रेक हुए, तो बिलियंस माइनस 100 बिलियन ही लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसी तरह से पहले से H प्लस बिलियंस में है, पहले से स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस इतना ज्यादा है कि वीक एसिड से जो H प्लस आया उसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ वाटर का भी इग्नोर नहीं किया, वीक एसिड से उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे नेट H प्लस कितना लिखोगे इस केस में, H plus that comes from strong acid, H plus that comes from weak acid, and H plus that comes from water। पता चलता है कि हम इन दोनों को 0 मानते हैं, टेंडिंग टू 0। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में है तो जो नेट H प्लस है वो किसके वजह से है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, मतलब ये वही वाले केस हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस हो गया। वीक एसिड के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, तो pH कितना आ गया, pH 1 आ गया। लेकिन हो सकता है तुमसे pH नहीं पूछ के वीक एसिड का अल्फा पूछ देता, वीक एसिड का अल्फा पूछ देता ना, जैसे वीक एसिड का यहाँ पे अल्फा 10⁻² आया प्योर वाटर में, अगर यहाँ पे वीक एसिड का अल्फा पूछता तब तुम्हें सॉल्विंग थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, कि A इज इक्वल टू दिस इंटू दिस बाई, डायरेक्ट लिखे एजम्पशन के साथ, तो C1 अल्फा 1 इंटू C2 बाई C1, तो यहां से C1 C1 कैंसिल, अल्फा 1 कितना आ जाता है Ka बाई C2। और ये जब कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा रहा था उस दिन भी क्लियर किया था कि पता है कॉमन आयन के प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा बहुत कम होता है, ये तो पता है, लेकिन एक चीज और बताया था कि उसका अल्फा कॉमन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है इनवर्सली, और वो भी जो स्ट्रॉन्ग से आया है, याद है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन दैट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे देखो सॉल्व करके कितना है 10⁻⁴, यहाँ पे आया प्योर वाटर में कितना है फॉर्मिक एसिड का अल्फा, जैसा डेटा है 10⁻², 1%, और वहां पे अल्फा कितना आ रहा है 0.01%। बोलो आ रहा है समझ में, लिखो फिर। जो सजेशन होता है उस दिन इस पे ये भी बात किया था कि प्योर, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर प्योर वाटर में है और उसी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल भी दे कॉमन आयन के साथ, तो भी उसको बैक नहीं करना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, याद आ रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन का सेंस ये भी निकले ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला गया हैविंग कॉमन आयन, तो बहुत लोग क्या करते हैं, कहाँ ट्रैप हो जाते हैं, उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम को बैक करके फिर कोशिश करते हैं, वो एक गड़बड़ है। तुमको फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए कि ये C1 है अनडिसोसिएटेड और पहले से कॉमन आयन है जो स्ट्रॉन्ग से आया है,
और अब उसको फॉरवर्ड लेके जाओ, समझ गए? दूसरा, उसी को बैक करके मत करो। नेक्स्ट ऐसा होता है कि ये एजम्पशन अगर तुमने नहीं लिया तो फिर फंस जाओगे, पता चला फिर क्वाड्रेटिक के चक्कर पड़ रहा है। ये जंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन एन इफेक्ट यही बोलता है ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। तो जो पहले से है उसमें बहुत कम कम हो रहा है, मतलब 0.1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 10⁻⁻⁷, तो अप्रोक्सीमेटली कितना लिखोगे? 0.1 ही लिखोगे। 0.1 में ऐड कर रहे हो दोनों मिला के 10⁻⁷। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि डिसोसिएट नहीं हुआ है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन इतना चल जाएगा। और आयनिक में अप्रोक्सीमेशन लेने नहीं आ रहे तो क्वेश्चन पक्का तुम्हें विद इन टाइम नहीं बनेगा। और पता चला पूरा मैथ्स लगा दोगे ना, लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक वगैरह सब करते रह रहे हो, लास्ट में वो लेना ही पड़ेगा, इन्हें तो बनना ही नहीं। तो शुरू में ही वो पार्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने जब सॉल्व किया मेरा अल्फा 0 आया एट वो अप्रोक्सीमेट है। हाँ, तो 0 भी आ जाए। इसीलिए तो यहाँ पे देखो ये 0 ही है, तभी जाके मैंने क्या मान लिया, C1 - 0 C1, C2 + 0 C2। समझ गया ना? तो होता क्या है कि जिस दिन मैंने कॉमन एन इफेक्ट में सब कंसेप्ट्स बनाए थे उस दिन उसको रिवाइज करना था, और वो सेम क्वेश्चन को घर पे रफ में प्रैक्टिस करनी थी, रफ में प्रैक्टिस करनी थी उसी क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चंस क्लास में होते हैं, देखो अभी तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टॉपिक समझाने हैं, पहले बेसिक्स अच्छा हो जाए तो हम थोड़े अच्छे लेवल पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ केस 7 और इजी हो जाएगा, इसको डिस्कस ना भी करें तो भी चलेगा। वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अगर बात करें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो डायरेक्ट केस 8 में आते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है? केस 8 में आ जाते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है? जैसे HCl, HBr, HNO3, HClO4, ये सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और लेकिन ये सब एक ही बार टूट होता है, एक ही H+ देता है। HCl, HNO2, है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब के लिए पता है सिर्फ Ka डिफाइंड होता है एक ही बार, और इन सब का जो अल्फा होता है वो एक्चुअल में सिर्फ अल्फा 1 होता है, क्योंकि एक से बाद ज्यादा बार ये डिसोसिएट नहीं होता। इसका तो Ka भी डिफाइंड नहीं है, अल्फा 1 है और Ka भी डिफाइंड नहीं है। ये सब वीक एसिड है, मोनोबेसिक। लेकिन अगर मान लो ऐसा है, H2S है, H2CO3 है ना, H3PO3 है, H3PO3 में 3 हाइड्रोजन लेकिन 2 ही एसिड, बताया था कभी सॉल्ट वाला क्वेश्चन ये में। और ट्राइबेसिक में H3PO4 ले सकते हो। इन सब का ना, इन सब का 2 बात क्वेश्चन में गिवन होगा, K1 K2 अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब इन सब की कॉन्सेंट्रेशन तो एक ही बार दी होगी, जैसे मिक्स किया उस समय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का एक ही वैल्यू होगा, ऐसा नहीं कि 2 कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये 2 बार डिसोसिएट होता है, इसीलिए आपके पास आयनेशन कांस्टेंट 2 होंगे और अल्फा भी 2 होंगे। इसका भी कैसा सिचुएशन होगा, सी तो एक ही होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेट ब्लू डॉट तो एक ही होगा ना, जैसे मिक्स किया। अब ये 3 बार डिसोसिएट हो रहा है तो K1 K2 K3 ऐसे दिया रहेगा, और इन सब के रिस्पेक्ट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी दिया रहेगा। पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब होता है जो एक से ज्यादा H+ दे सके, या जिसकी एक से ज्यादा बार आयोनाइजेशन हो सके, और वहां पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस होता है। केस कैसा होता है वहां पे? साइमल्टेनियस, मतलब फर्स्ट एसिड डिसोसिएट हुआ, फिर जो फर्स्ट एसिड का जो कंजुगेट बेस बना वो फिर डिसोसिएट होगा, फिर सेकेंड एसिड जो कंजुगेट बेस था फर्स्ट का, उसका डिसोसिएशन से जो कंजुगेट बेस बना हो सकता है वो फर्दर डिसोसिएट हो, जैसे यहाँ पे 2 ही बार होगा, यहाँ पे 3 बार हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो पॉलीप्रोटिक एसिड को लेके कैसे प्रोसीड करेंगे उस पर बात करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं, ठीक है? इतना लिखो पहले, ये वाला होमवर्क दिया, खुद से समझ लेना कि कैसे हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं। और होता क्या है कि इसमें ज़्यादा डिस्कशन ना करें क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉमन आयन में बातें कर रखा है, ठीक है? सर H2SO4 का अल्फा 2 क्या होगा? H2 H2SO4 अगर है ना बच्चे तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों 1 मानो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है H2SO4 तब एक बार डिसोसिएट होगा और दूसरा बार होगा भी नहीं ऐसा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में H2SO4 का अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों 1 मानते हैं, ठीक है? अगर मान लो 98% W/W H2SO4 सॉल्यूशन है तो वो मतलब ऐसा है कि पानी है ही नहीं, तो वहाँ एक भी बार डिसोसिएट हुआ। लेकिन उस केस में भी फर्स्ट आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग ही मानते हैं, उस केस में भी फर्स्ट आयोनाइजेशन, वो हर में मानते हैं ना, मतलब सब हाँ फर्स्ट तो polyprotic हमेशा first है ना। strong होते हैं। इसमें एक और एसिड कभी कभी पूछा जा सकता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ऐसा होता है, आईयूपीएसी हो गया है ना, ओम्स गैप करके अगर बताया गया हो मे भी, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, एक एक करके हाँ बीच में CH2 आते जाते हैं, तो ऑक्जेलिक डाइबेसिक है ना, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाली और ये वाली, इसी से एक आयन बनता है ऑक्जेलेट आयन। सारे में दो ही है। सब में दो है, तो मतलब जो फेमस है वो लिख दिया। ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा फेमस है अभी आयनिक के रिस्पेक्ट में, मेलोनिक, सक्सेनिक वो सब नहीं पूछेगा ज्यादा, ठीक है? पहले फर्स्ट वाला रिएक्शन लिखेंगे जिसमें K1 बस का KTH प्लस निकलेगा, फिर उसमें से हमको वो आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा दूसरे वाले, फिर वो दूसरे वाले आयन का कंसंट्रेशन लेके उसका डिसोसिएशन करेंगे। बढ़िया। जैसे मान लो अगर H2CO3 है, पानी में तुमने H2CO3 डाल दिया A मोल वाटर, ठीक है? जस्ट आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन, H2 कार्बोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन A/V मान लो C, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, एट इक्विलिब्रियम, दो इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे, H2CO3 पहले एक H प्लस देके बाइकार्बोनेट बनाएगा एंड इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 होगी। इसी पानी में एक और इक्विलिब्रियम होगा बाइकार्बोनेट का, ऐसा जो बना फर्स्ट का जो कंजुगेट बेस है वो अभी भी एसिड है क्योंकि उसके सभी भी हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो इसका क्या बोल देंगे K2। समझ में आया? अगर दोनों साथ में ऐसा लिख दिया कि नहीं दोनों एक साथ आयोनाइज कर रहे हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इसका इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, Ka इक्विवेलेंट, तो सिंपली Ka1 इंटू K2 कर, Ka1 इंटू K2 कर। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, H प्लस नहीं, ये ऐड करोगे तो H प्लस S प्लस 2 H प्लस लिख दो, तो लिखा ही है ना 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? और एक चीज ध्यान रखना, जब फर्स्ट आयोनाइजेशन हुआ तो H प्लस ठीक ठाक आ गया, H प्लस आ गया ना, तो अब सेकेंड आयोनाइजेशन में यहाँ पे H प्लस पहले से है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन, तो सेकेंड वाले आयोनाइजेशन को कॉमन आयन फेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट जब ब्रेक हो रहा था वहां पानी था, फर्स्ट जब ब्रेक हो रहा था तो वहां पानी था, उसको फर्स्ट को फेस नहीं करना पड़ रहा था कॉमन आयन, लेकिन सेकेंड को कॉमन आयन फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि Ka1 बहुत ज्यादा होता है Ka2 से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फर्स्ट आयोनाइजेशन का जो अल्फा 1 होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा किससे, अल्फा 2 से। सर वो तो वैसे भी बोल सकते हैं ना क्योंकि H2CO3 ऑब्वियसली HCO3 से ज्यादा इजीली H2C। हाँ मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर बात करो तो H2CO3 ज्यादा अच्छा एसिड है विथ रिस्पेक्ट टू HCO3। GOC1 का भी कंसेप्ट लगाओगे
तो समझ में आएगा कि यहाँ जब ये ब्रेक हो रहा है तो कंजुगेट बेस मोनो एनायन बनता है, और ये ब्रेक होगा तो कंजुगेट बेस डाई एनायन बनता है। तो इसमें तो मतलब मैं ऐसा लिख दूं तो फिर डाउट नहीं है कि H2CO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है विथ रिस्पेक्ट टू, हालांकि दोनों ही वीक है ना, दोनों ही वीक है। फटाफट लिखो, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, जल्दी लिखो, ये पार्ट आता है आप लोगों को। डन। यहाँ पे ना थोड़ा सा अब लिखना सीखते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन वाइज आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हटा दूं क्या, पूरा हटा दूं? पक्का? एक बार फिर से मैं तुम्हें, ये तो एक जनरल लिखना सिखाया, अब कॉन्सेंट्रेशन वाइज कैसे लिखेंगे वो देखो। इतना तो पता है कि जैसे ही तुमने इसको मिक्स किया H2CO3 को वाटर में, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग ब्लू डॉट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जो अभी डिसोसिएट भी नहीं हुआ है, A/V, उसको मान लेते हैं C, चलेगा? तुरंत यहाँ ब्लू डॉट आ गए बहुत सारे, अब ब्लू डॉट ब्रेक होगा, फिर फर्दर ब्रेक होगा, 2 बार होगा नहीं? तो यहाँ पे लिखने का तरीका कैसा होगा देखो, और एजम्पशन कैसे लेंगे वो मायने रखता है। t=0 पे इसको C लिख दिया, ये पहले से है नहीं पानी की वजह से। अब अभी इक्विलिब्रियम पे मत लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, C माइनस C अल्फा लिखोगे, अल्फा 1 लिख देते, इसको C अल्फा 1, इसको C अल्फा 1। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? लेकिन जैसे जैसे ये बनेगा बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट, अब देखो ये मान सकते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट के बाद की बात है, अभी इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहे हैं, समझना, 0 टाइम पे हमने शुरू किया था, 5 मिनट के बाद ऐसे लिख दिया। अब जो बाइकार्बोनेट आयन बना है वो फर्दर डिसोसिएट होना चाहता है, तो 5 मिनट पे पहले मैं क्या लिख दूं, ये C अल्फा 1 है, क्या ये C, ये कितना है पहले से, C अल्फा 1 0 है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसा एजम्पशन ले लिया कि 5 मिनट तक ये ब्रेक नहीं हो रहा था, जस्ट ऐसा एजम्पशन ले लिया, ये टूट रहा है, लेकिन बाइकार्बोनेट अभी अपना रंग नहीं दिखा रहा, बैठा पड़ा है। 5 मिनट के बाद अब उसको लगा, अरे यार मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक ठाक है, अब वो ब्रेक होना शुरू हुआ। मेरी बात आ रही समझ में, क्या बोल रहा हूँ? ध्यान रखना, ये 5 मिनट पहले वाले के लिए भी इक्विलिब्रियम नहीं है। कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम समझते हो थोड़ा बहुत, कि दोनों ही अगर सेम कंटेनर में दोनों इक्विलिब्रियम है, तो पहला इक्विलिब्रियम अगर 10 मिनट के बाद आया तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा इक्विलिब्रियम 15 मिनट के बाद आएगा, दोनों साथ में आएगा, क्योंकि जो यहाँ H+ है वही H+ यहाँ भी है। इस इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए H+ कोई अलग नहीं है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई अलग H+ नहीं है, इसको सेटिस्फाई करने के बाइकार्बोनेट और यहाँ सेटिस्फाई करने बाइकार्ब सेम है। अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 10 मिनट के बाद क्या लिख सकते हैं, देखो इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, C अल्फा 1 को इसको मान लेते हैं C', तो हम यहाँ पे देखो ऐसे लिख देंगे C' माइनस C' अल्फा 2। मेरी बात आ रही समझ में? 10 मिनट के बाद ये कितना लिख देंगे, C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2,
हम तो वही समझ रहे हैं, इसको एक्चुअल में क्या लिखना है, सी अल्फा 1 माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर भी डायरेक्टली कितना लिख दें, सी अल्फा 1 अल्फा 2। 10 मिनट के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आया ना, तो 10 मिनट के बाद यहाँ भी वो चीजें बदल रही है, अगर यहाँ बदल रहा है तो यहाँ भी बदल रहा है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो बताओ यहाँ कॉमन एन कितना है 10 मिनट के बाद, बाइकार्बोनेट कितना है, सी अल्फा 1 माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ 10 मिनट के बाद H प्लस कितना है, सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा 2, जो कॉमन आयन है। अब देखो 10 मिनट के बाद ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे आया और ये भी इक्विलिब्रियम पे आया, और इसको सेम यहाँ कैरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत ये आगे पीछे गया होगा। बढ़ रहे हैं। हाँ वो क्या H प्लस का बढ़ना और HCO3 माइनस का कम हो गया, कैंसिल कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, मतलब उन दोनों से हम लोग वो निकाल सकते हैं ना कि इक्विलिब्रियम। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो नो डाउट ये जब डिसोसिएट हो रहा था, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा, इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेंज करके भी क्या लिखोगे आगे, सी माइनस सी अल्फा, कुछ अल्फा उस समय थोड़ा सा बढ़ गया होगा। मेरी बात समझना, अभी एजम्पशन देखो क्या आने वाला है, समझो एजम्पशन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्योर वाटर में चीजें हैं तो इसको अप्रोक्सीमेटली लोग सी अल्फा 1 ही बोल देंगे, क्योंकि पता है ये 10⁻³ है ना, तो ये पूरा सॉल्व करके 10⁻7 है। मतलब जो नेट H प्लस आया वो किसकी वजह से आया, फर्स्ट आयनिशन। सेकंड आयनिशन से जो H प्लस आया उसको ऑलमोस्ट हम क्या मान रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जो H प्लस आ रहा है वो किससे आ रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन से। अच्छा, कॉमन आयन की वजह से इसकी डिसोसिएशन तो हो रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको भी कितना लिख देंगे, इसको कितना लिख देंगे कॉमन आयन की वजह से। मेरी बात आ रही है समझ में? पहले समझो, फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ, उससे H प्लस आया, उससे बाइकार्बोनेट भी आया। अब बाइकार्बोनेट डिसोसिएट जरूर हो रहा है, लेकिन बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है कॉमन आयन के प्रेजेंस में, तो इसकी डिसोसिएशन बहुत कम होगी ना। जैसे सी अल्फा 1 को सी डैश बोल रहे हैं, सी डैश माइनस सी अल्फा 2, ये पता है ये अगर 10⁻³ है तो ये 10⁻7 है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिया। और नेट H प्लस कितना लिख रहे हैं, जो फर्स्ट से आया, सेकंड वाले से जो आया उसको इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट वाले से मान लो लैक्स में H प्लस आया, सेकंड वाले से 1000 में आ रहा है, हंड्रेड्स में आ रहा है, कैंसिल कर रहे हैं। अब ये किसी के रिस्पेक्ट में तो है नहीं, तो इसको कैंसिल नहीं करोगे। मेरी बात आ रही है समझ में? अब फर्स्ट वाले का हम क्या लिख देंगे, Ka1 क्या लिख देंगे, देखो Ka1 लिख देंगे दिस इंटू दिस बाय दिस, तो कितना लिख दे, सी अल्फा 1 इंटू सी अल्फा 1, बोलो नीचे। तूने बोला ये थोड़ा और आगे जा सकता है, यहाँ पे पता चला यहाँ भी Ka/C अगर 10⁻² आ रहा है लेस देन, तो इसको भी C लिख सकते हैं हम लोग। 1 माइनस अल्फा आएगा ना यहाँ पे, C माइनस सी अल्फा 1, तो देखो के जो मोनोबेसिक एसिड था वही वाला वैल्यू आ रहा है अभी भी फर्स्ट के लिए क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है? और यहाँ भी फर्स्ट के लिए भी असम्पशन वैलिड होगा। अगर Ka1/C 10⁻² से कम आएगा तो 1 माइनस अल्फा 1 को भी 1 ले लेना। अब सेकंड के लिए Ka2 क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस बाय दिस, तो कितना लिख दे, सी अल्फा 1 अल्फा 2 बाइकार्बोनेट, H प्लस कितना, सी अल्फा 1, H प्लस कितना है, तो दोनों लेकिन इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितना, सी अल्फा 1। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो Ka2 कितना आ गया, सी अल्फा 1 अल्फा 2। आ रहा है समझ में? यहाँ अगर एजम्पशन लेना पड़ता तो Ka1 कितना लिख देते, सी अल्फा 1 स्क्वायर, अगर 1 माइनस अल्फा 1 अप्रोक्सीमेटली 1 होता तो। अब ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा बच्चे कि ये सब एजम्पशन लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले ब्रेक हुआ, 5 मिनट पे थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट बन गया, और जैसे बाइकार्बोनेट बना उसका फर्दर डिसोसिएशन हमने सोचा, तो बाइकार्बोनेट अगर आगे जा रहा है तो ये रिएक्शन भी आगे जाएगा। 10 मिनट के बाद दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गया। 10 मिनट के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि
कार्बोनेट कितना है सी अल्फा 1 अल्फा 2, H प्लस अप्रोक्सीमेशन के साथ कितना है सी अल्फा 1, बाइकार्बोनेट कितना है सी अल्फा 1। अब तो ये अगर सी अल्फा 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ सी माइनस सी अल्फा 1 ही तो लिखेंगे, थोड़ा बहुत और कम कर सकते थे 10 उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क, इसीलिए 10 मिनट के बाद इसको ऐसे ही कैरी कर दिया, इन सबको थोड़ा बहुत बदला भी है। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर ये 3 बार जाएगा तो H3PO4 के लिए वहां पे अल्फा 3 भी आएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब बताओ एट इक्विलिब्रियम नेट H प्लस कितना है? देखो जनरली आप इस तरह से रटो, सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा 2, ये फर्स्ट से ये सेकंड से। अगर ट्राई बेसिक होता तो एक बार और टर्म आ जाता, सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ये लिखने का तरीका है। अब क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि ये इग्नोर करे, ये करे, ये करे, ये तो कभी इग्नोर नहीं होगा। क्वेश्चन डिसाइड करेगा, हो सकता है ये इग्नोर ये भी ना हो, लेकिन एक फॉर्मूला रट लो कि पॉलीप्रोटिक एसिड में H प्लस का क्या फॉर्मूला है, सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा 2, ट्राई बेसिक है तो सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। और इसी में के ए इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, K1 इंटू K2 इंटू K3, ऐसे चलेगा। और कम से कम डाई बेसिक को लेके ये लिखने तो आना ही चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? लिखो फिर इसको। चलो देखते हैं, तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा तो नहीं क्या? ये एनसीईआरटी का सवाल है, मैं पहले बता दूं 6.45 एनसीईआरटी का सवाल है। कैलकुलेशन जाता है, लेकिन मैं बताऊं अगर आपने एजम्पशन सही लिया तो आपके लिए इजी चला जाएगा सवाल। टाइम दो और सर मुझे शायद स्ट्राइक हुआ। एजम्पशन अच्छा लिया ना तो पक्का जल्दी बन जाने। ठीक है, ट्राई करो, मैं टाइम देता हूँ। अभी जो लिखना सिखाया उसके हिसाब से ही चलेगा। तुम लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया, अब मुझे देखो एक बार सॉल्व कर लेने दो। करें? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्योर वाटर में बात करते हैं। केस 1 प्योर वाटर में है ना, तो प्योर वाटर में तुमने H2S डाला नहीं, यहाँ वाटर है। जस्ट आफ्टर मिक्सिंग H2S का कॉन्सेंट्रेशन A/V जो 0.1 दिया हुआ है, राइट, 0.1 प्योर वाटर। प्योर वाटर में हम इस तरह से लिख देंगे H2S गिव्स क्या, H प्लस HS माइनस, और इसकी Ka1 C00 C माइनस C अल्फा 1 C अल्फा 1 C अल्फा 1 लिख दें ऐसे। और HS माइनस फर्दर आयोनाइज होगा H प्लस एंड सल्फाइड। डायरेक्ट मैं इसको इक्विलिब्रियम पे लिखता हूँ, इसको आगे नहीं ले जाते। ये इक्विलिब्रियम पे लिखा ना तो एजम्पशन के साथ, क्योंकि देखो ये वैल्यू 10 टू माइनस 9.1 इंटू 10 - 8, ऐसे भी ये वैल्यू इतना कम है। बस अगर हमको HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एक मिनट, इसका कितना दिया हुआ है 1.2 10 - 13 है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जैसे अभी H2CO3 का बताया था वैसे बार बार 5 मिनट 10 मिनट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे C अल्फा 1 अप्रोक्सीमेशन के साथ, इसको भी C अल्फा 1, इसको C अल्फा 1 अल्फा 2 जैसा बताया था। हालांकि यहाँ पे आया था C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ आया था C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2, और ये तो वही था। बोलो है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको कितना लिख देंगे C अल्फा 1 बाई 1 माइनस अल्फा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। हाँ यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, बोलो Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा 1, तो यहाँ से अल्फा 1 आ जाएगा 9.1 इंटू 10 - 8 बाई 0.1 अंडर रूट 9 ही मान ले, 10 - 7 हो जाएगा ना फिर, सॉरी हाँ कितना हो जाएगा अल्फा 1
रूट 90 9.1 इंटू 10⁻⁷ का अंडर रूट, राइट? हाँ 9.5 times 10 to the power minus 10⁻⁹ 5 हाँ नहीं 7 ही 10⁻⁷ अरे नहीं वो रूट का वैल्यू ये 1/10 ऊपर जाएगा ना, हाँ हाँ तो -7 ही होगा ना। हाँ तो मैंने सही अब ये निकालना पड़ेगा पहले, चलो उसको भी रहने देते हैं, पता चला उसको जरूरत भी नहीं पड़ा, इसलिए टेंशन नहीं है। सेकंड वाले में बताओ Ka2 कितना हो जाएगा? अल्फा 2 मैं डायरेक्ट लिख दूं C∝1 α2, हाँ हाँ क्योंकि ईयर ये कैंसिल, ये बचेगा। हाँ कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा स्मार्ट बनूं, गौर करना, तो C∝1 तो हमारे पास है नहीं। HS माइनस का concentration हाँ, C∝1 HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, वो ठीक है। C∝1 alpha 2 S1 नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इसको सॉल्व करने के लिए ये तो है मेरे पास, ये भी है, तो ये आ जाएगा, हाँ वो लेकिन कहीं ना कहीं α1 के लिए क्वाड्रेटिक वगैरह का यूज करना पड़ेगा, मतलब सॉरी अंडर रूट लेना पड़ेगा। हाँ मैं थोड़ा इस तरह से सोच रहा था कि इसको अगर C∝1 लिख दें तो फिर एक और α1 आएगा। ठीक है, कोई नहीं, तुमको यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही लो। C∝1 हो गया, ये कितना है? 1.2 10⁻⁻13 0.1 इंटू अंडर रूट 9.1 इंटू 10⁻⁷। approximately 1.2 times 10 to the power minus 8 ये α2 आ गया, हाँ α2 हाँ आ गया, बोलो। और अच्छी बात क्या है कि जो हमें पूछा गया पहला वाला केस में कि सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन, तो सल्फाइड तो यही है ना बच्चे, हाँ तो सल्फाइड तो डायरेक्ट Ka2 है। हाँ प्योर वाटर में सल्फाइड किसके बराबर है? Ka2। कोई बोले सल्फाइड कितना है तो डायरेक्ट लिख के आ जाओ, मोल पर लीटर, जरूरत ही नहीं है। लेकिन α2 पूछता तो वहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ती, α1 के लिए रूट लेना पड़ता, नहीं, α1 के रूट α2 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता। अच्छा, इन सब के बावजूद अगर मान लो H+ पूछा तो C∝1 α2 अप्रोक्सीमेटली कितना मान लो C alpha प्योर वाटर में, तो ये है 0.1, मतलब 10⁻⁻1, और α1 का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा 9.1 इंटू 10⁻⁷। कितना आया था ये अंडर रूट जो लिया तुमने जी? 9.45 into 10 to the power minus 5 9.45। हाँ हाँ, क्या? 9.5 minus 10 to times अच्छा 91 91 लिया 91 ले लिया हाँ क्या? हाँ रूट 9.45 into 10 to the power minus 5 0.91 into 10 -4 ना, 5 आएगा, मतलब 10 to the minus 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसा कर सकते हैं कि 910 लिख दें, तो उसको रूट 9 एक और जीरो ले लेना पड़ेगा ना, 10⁻10 लेना पड़ेगा। ये सही है क्या? हाँ सही है 1000 से डिवाइड, हाँ 1000 से मल्टीप्लाई, और इसका रूट कितना आएगा? 945 हाँ 9100 का रूट 945 नहीं 30 into 30 कितना होगा? 30 into 30 कितना होगा? 900। हाँ सर 99 का स्क्वायर 9801 रहता है सर मतलब क्योंकि 90 रूट 91 का 9.45 इससे भी काम नहीं बन रहा है, 10⁻10 लिखने का जरूरत नहीं है, बेटर है मैं ये कर दूं 91 into 10⁻8, 91 into 10⁻8 कर देते हैं। हाँ 91 का रूट बता दो बस, 8 का 81 का रूट 9 होता है ना। हाँ, तू सही बोल रहा है, लेकिन मुझे पावर में बस दिक्कत आ रहा है, 10⁻⁻4 होना चाहिए ना। फिर into 10 to the minus 1 का तो 10 to the minus 5 है नहीं, हम सिर्फ α1 पूछ रहे हैं अभी। तो 10 to the minus और ये तुम्हारा ना 9 से थोड़ा ज्यादा, और 10 से कम, तो कितना आ रहा है रूट 91? पक्का? तो ठीक है, चलो 9.5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? 9.5 इंटू 10⁻⁻5। सही है, ऐसे कैलकुलेशंस तो नहीं आएंगे आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया है, रूट 91 एनसीईआरटी में दिया, अब क्या कर सकते हो तुम? मेरे बात समझ रहे हो? अभी इस बार इसीलिए तो ऐसा सिर्फ डिफिकल्ट कर दिया ना, चीजें आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? α2 1.2 इंटू 10⁻13
9.5 इंटू 10⁻⁻⁵। अल्फा 2 भी निकाल लो, है ना। इसका सेकेंड पार्ट घर से करके आओ, ठीक है। 0.1 HCl में कैसे क्या कर सकते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा। ट्राई तो करो थोड़ा। अच्छा, अब क्या करो, कोई भी एसिड बेस का जितना भी केसेस है वो